जी अपन कहाँ तक पढ़ रहे थे, अपन ने वो देख लिए थे सिंड्रोम, ठीक है। अपन ने क्या देख लिया था, सिंड्रोम देख लिया था, ठीक है। सिंड्रोम क्या था, जो अपने सिंड्रोम देखा था, सिंड्रोम क्या है जो, ठीक है। इसको अगर एक शब्द में बोलेंगे सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम देखा था, ये सिंड्रोम क्या है, अगर सिंड्रोम को एक शब्द में अपन बोलेंगे तो क्या है, ठीक है। ये सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम क्या है, गुणसूत्र, इसमें क्या है, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली कौन सी अनियमितता, ठीक, गुणसूत्र की संख्या में पाई जाने वाली कौन सी अनियमितता, मितताओं को, ठीक है, को सिंड्रोम, ठीक है, को सिंड्रोम, ठीक है, को सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, को सिंड्रोम के नाम से, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, सिंड्रोम बोल रहा हूं। सिंड्रोम कोई नई चीज नहीं है। सिंड्रोम क्या है, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली कौन सी अनियमितता, मीन्स अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अर्थात गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना या गुणसूत्र की संख्या का ज्यादा हो जाना, ठीक है। मोर देन 46, देखना इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, या तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, मोर देन 46, ठीक है, या फिर लेस देन 46। एक तो क्या मोर देन 46, एक क्या हो जाएगी लेस देन 46, अर्थात 40 से कम हो जाना। देखना मोर देन 46, एक ज्यादा होगा तो कितना 47 हो गए, लेस देन 46 मीन्स कितने हो गए 45 हो गए। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में होने वाली अनियमितताओं को ही सामान्यता सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। गुणसूत्र क्या थे, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, इनके आधार पर क्या होता है, गुणसूत्र के आधार पर क्या होता है, ठीक है, लिंग का निर्धारण। और गुणसूत्रों में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, कौन सा विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। जो अपना है ना पितृसत्रात्मक समाज है, जो अपना समाज कैसा है, पितृसत्रात्मक समाज है, अर्थात मातृ सत्रात्मक समाज नहीं है। यहाँ पर अगर किसी महिला को गर्भ में, ठीक है, बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है, मीन्स वो लड़के को जन्म नहीं मीन्स दे पा रही, एक परिवार का उत्तराधिकारी नहीं आ रहा, एक परिवार का वारिस नहीं आ रहा, चिराग नहीं आ रहा, विराग नहीं आ रहा, अनुराग नहीं आ रहा, तो इन सब का दोषी किसको माना जाता है, महिलाओं को, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि उनमें जो रहते हैं ना दो क्रोमोसोम, दो महिलाओं के क्या होते हैं, X, होते हैं, और जो दो पुरुष के रहते हैं ना X, Y होते हैं, ठीक है। तो जब इनमें जनन क्रिया होती है तो अगर महिला का X आया और पुरुष का X आ गया तो क्या होगी, लड़की, ठीक है। अगर महिला का X और पुरुष का Y आ गया तो क्या होगा, लड़का, ठीक है। इसलिए जो मेरी बहन बेटियां हैं ना वो ताने सुनती हैं, क्यों, क्योंकि शिक्षा की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आज के बाद अब इस क्लास को देखने के बाद कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, जो भी बोल रहा है ना उनसे समझा दो, ठीक है। जैसे आपके, ठीक है, उसके बाद कौन बोल रहे हैं, घर परिवार वाले बोल रहे हैं, उनको साफ शब्दों में समझा दो, ये हमारी गलती नहीं है, किसकी गलती है, आपके लड़के की गलती है, ठीक है। तो इसलिए क्या लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम या गुणसूत्र के आधार पर होता है, ठीक है। इसमें महिला की भूमिका नगण्य होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, सिंड्रोम। सिंड्रोम बोले तो गुणसूत्र की संख्या में होने वाली अनियमितता, अनसर्टेनिटी, अर्थात गुणसूत्र की संख्या का बढ़ जाना या गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना, अर्थात मोर देन 46 या मोर देन, ठीक है। देखो पहले क्या होगा, मोर देन 46, जो 46 में से है ना गुणसूत्र, और 23 जोड़ी और 46 संख्या में, या लेस देन 46 तो कितने हो गए, 45 हो गए, 40 से एक ज्यादा 47 और 40 से एक कम माने, ठीक है, 45। यह जो विभिन्नता पाई जाती है, विसंगतियां पाई जाती हैं, यही सामान्यता क्या है, विभिन्नता पाई जाएगी ना, यही सामान्यता क्या है, सिंड्रोम है। और सिंड्रोम फिर अपने कौन कौन से प्रकार के देखे थे, सबको मालूम है। देखो पहला कौन सा ना देखा था अपने, टर्नर सिंड्रोम। इसमें पहला कौन सा देखा था, टर्नर सिंड्रोम देखा था, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या, जो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 40 के स्थान पर 45 हो जाती है,
ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ये सामान्यतः महिलाओं में देखने को मिलता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, ये सामान्यतः क्या होता है, महिलाओं में देखने को मिलता है। और महिलाओं में इसके कारण क्या देखने को मिलता है, अपने को बांझपन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण महिलाओं में क्या देखने को मिल जाता है, अपने को बांझपन देखने को मिलता है। अर्थात तो कोई भी महिला या बहन बेटी, ठीक है, बच्चे को मिस बालिका, ठीक है, या बालक को जन्म नहीं दे पाती, मिस गर्भ धारण ही नहीं कर पाती है। क्यों? इसका कारण क्या है, टर्नर सिंड्रोम में। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या है, सामान्यतः होनी कितनी चाहिए, 46 होनी चाहिए। एक कम कर होके मिस कितनी हो जाती, 45 हो जाती। जो विसंगति विद्यमान हो जाती है, जो विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसी के कारण कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। और महिलाओं में सामान्यतः बांझपन देखने को मिलता है। ठीक है, उसका भी आजकल इसका भी इलाज है, जो IVF आ गया है ना। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का अपन ने देखा था, कौन सा सिंड्रोम था, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम था। ठीक है, इसका मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं, वैसे मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद एक कौन सा था, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम था। ये सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों में देखने को मिलता है। इसके कारण पुरुषों में क्या पैदा हो जाती, नपुंसकता पैदा हो जाती है। इसके कारण पुरुषों में क्या होता है, एक तो नपुंसकता पैदा हो जाती है, स्पर्म फॉर्मेशन, और क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, बंद हो जाता है। और उसके बाद महिलाओं का जो पुरुष के जो अट्रैक्शन होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी नगण्यता पाई जाती है। ठीक है, उसमें भी अट्रैक्शन जो इस स्तर तक पाया जाए वो भी नहीं पाया जाता, अर्थात सडला तो गैला, ठीक, उनमें शिथिलता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला सिंड्रोम अपन ने देखा था, अगला सिंड्रोम अपन देखें, अगला सिंड्रोम कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, डाउन सिंड्रोम। और डाउन, अगर सिंड्रोम कोई पूछ रहा है आपसे सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम कुछ भी नहीं है, गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना या गुणसूत्र की संख्या का ज्यादा हो जाना। ठीक है, देखो दो लाइनें बोलेंगे, मोर देन 46 और लेस देन 46। बस ये क्या है, आपका सिंड्रोम है। इसमें क्या होगा, या तो मोर देन 46 या फिर क्या हो जाएगा, लेस देन 46। ठीक है, एक तो क्या होगा, मोर देन 46, ठीक है, या फिर लेस देन 46। यही क्या है, आपका सिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद अपन ने कौन सा, ठीक है, उसके बाद अपन ने कौन सा देखा था, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम किसमें पाया जाता है, इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में देखना, देखो इसमें क्या हो रहा है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें 40 के स्थान पर कितने हो रहे हैं, 47 हो रहे हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद कौन सा आता है, तीसरा डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और मनुष्य के शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है, शरीर बेडौल हो जाता है, शरीर बिना आकार का हो जाता है, और शरीर में विसंगति विद्यमान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, डाउन सिंड्रोम है। इसमें भी क्या हो रहा है, गुणसूत्र की संख्या कितना होनी कितनी चाहिए, 46, और कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। ठीक है, होनी कितनी चाहिए, 23 जोड़ी, और किस, ठीक है, संख्या में देखें 46, वो कितने जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ठीक है, मनुष्य का शरीर बेडौल हो जाता है, विकृति आ जाती है मनुष्य का शरीर। क्यों? क्योंकि क्या पाया जा रहा है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद एक और देखा था, पटाऊ सिंड्रोम। ये तो सबको मालूम है अपना पटाऊ सिंड्रोम, इससे तो सभी जन परिचित हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। देखो पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या है, पटाऊ सिंड्रोम में जी, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम की संख्या है ना, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 46, कितने हो जाते हैं, इसमें कितना हो जाता है, मिस क्या हो जाएगा, आपका जो 46 है ना, उसके स्थान पर 47 हो जाएगा। और जो मनुष्य की जो आकृति है ना, जो मुंह है ना, अपना होठ है, होठ नीचे से कट जाता है, होठ नीचे से कटे या ऊपर से कटे, ये किसका संकेत है, मिस किस, ठीक है, कौन सा सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। तो ये अपन ने सिंड्रोम देखे थे। आज अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आज अपन नया चैप्टर चालू करें, टिश्यू, हिंदी में बोलेंगे तो ऊतक। और ऊतक किसको कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं बिल्कुल सरल भाषा में, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ग्रुप। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। इसमें क्या बोलेंगे, कोशिकाओं के समूह को उसके बाद ऊतक कहा जाता है। इस बार मैं एक प्लानिंग बना रहा हूं कि अगले वाला जो संडे आ रहा है उस दिन आपकी बायोलॉजी का एक अपन मैराथन रखेंगे। ठीक है, कम से कम 10 से 14 घंटे तक आधी बायोलॉजी अपन फिनिश कर देंगे उस दिन। ठीक है, अगर आप लोग साथ देंगे मेरा तो। उसके बाद अगली हेडिंग डाल दो, टिश्यू, ऊतक। और इतना ही पढ़ते जाना है, इतनी चीजें बस माइंड में रहनी चाहिए एट अ टाइम। अगर इतनी चीजें हैं तो अगर मेंस में लिखोगे तो भी लिख दोगे, प्री में अगर क्वेश्चन कहीं टकरा गया सिंड्रोम से संबंधित, ठीक है, उसको भी बना के टिक लग के मिस आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगली हेडिंग डाल दो, टिश्यू, ऊतक।
उसके बाद अगली हेडिंग डालो टिश्यू ऊतक। और उसके बाद ये सीरीज यूट्यूब पे निःशुल्क इसी प्रकार चलती रहेगी। इस सीरीज को निरंतरता बनाए रखना आपका काम है, ठीक है। मैं अपना 100% दे रहा हूं। जी, उसके बाद अगली हेडिंग डाल दो टिश्यू ऊतक। उसके बाद अगली हेडिंग डाल दो टिश्यू ऊतक। हिंदी में बोलेंगे ऊतक। और ऊतक किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? सामान्य परिभाषा कोशिकाओं के समूह। मैं क्या बोल रहा हूं? कोशिकाओं के समूह, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं? कोशिकाओं के समूह को ही, मैं क्या बोल रहा हूं? कोशिकाओं के समूह को ही सामान्यतः ऊतक कहा जाता है। इससे सरल और क्या हो सकता है? ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कोशिकाओं के समूह को ही सामान्यतः ऊतक की संज्ञा दी जाती है। इसी को ऊतक या टिश्यू की संज्ञा, इसी को, ठीक है, ऊतक या इसकी टिश्यू की संज्ञा दी जाती है। दी और आगे क्या दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या करना? ग्रुप ऑफ सेल। इसमें अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? आपका टिश्यू ऊतक है, ठीक है। यहां तक सब ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है क्या? टिश्यू ऊतक क्या है? ऊतक क्या? कोशिकाओं के समूह को ही सामान्यतः ऊतक की संज्ञा दी जाती है। जो हमारा शरीर बना है ना, किससे बना है? मांसपेशियों से, मसल्स से बना है। और मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसका जवाब मेरे को कोई देगा? इसका जवाब देगा बिहार पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। देखना, कुछ भी नहीं करना, 3 लिख लो, 3 याद रखो तुम तो। 3 में 3 ऐड कर दो। इसमें 3 में 3 ऐड कर दोगे तो कितने? 6। और 6 में 3 ऐड कर दोगे तो 9। ये क्या है? मांसपेशियां हैं। और कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। जो मसल्स होती है ना, वो कितने प्रकार की? 4 प्रकार। टिश्यू तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जी, कौन कौन से हैं? इनके नाम बताएगा मेरे को। एक तो कौन सा है? कनेक्टिंग टिश्यू। एक तो कौन सा है? कनेक्टिंग टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कनेक्टिंग टिश्यू कौन है? ब्लड, रक्त, ठीक है। ये क्या करता है? रक्त क्या करता है? रक्त ही शरीर के सभी अंगों में समन्वय बनाए रखता है, या रक्त का संचार होना ही शरीर के सभी अंगों में क्या है? समन्वयता है, ठीक है। एक तो क्या हो गया? कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। एक कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? एडिपोस टिश्यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? संयोजी ऊतक। इनको सबको अपन देखेंगे 3 मार्कर में क्या क्या लिखना है इनके ऊपर। एक तो क्या हो गया? संयोजी ऊतक। उसके बाद एडिपोस टिश्यू माने उपकला ऊतक। जो होता है ना फैट वगैरह होता है ना, फैट जो महिलाओं का आकार बड़ा दिखता है, किसके कारण? फैट के कारण। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा सर्दी कम लगती है, क्यों? फैट के कारण। क्यों? और महिलाओं की जो स्किन होती है थोड़ी चिमली में सॉफ्ट होती, क्यों? क्योंकि फैट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या होता है? उपकला ऊतक। उसके बाद कौन सा है भैया? उसके बाद बताएंगे अपन कौन सा? न्यूरॉन ऊतक। जो तंत्र का तंत्र होती है ना, इसे मस्तिष्क बना रहता है, ब्रेन। उसके बाद क्या है? मैस्कुलर। उसके बाद क्या है? मैस्कुलर ऊतक। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? मैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इससे मसल्स वगैरह बनी रहती हैं, ठीक है जी। तो अगर पहले क्वेश्चन आता है ऊतक क्या है, 3 मार्कर में अगर मेंस में आ रहा है, ऊतक क्या है? अर्थात मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं के समूह को ही सामान्यतः ऊतक की संज्ञा दी जाती है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो ऊतक होता है ना, उसके बाद क्या लिखना? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है जी। उसके बाद क्या? छोटी छोटी चीजें ये लिखना है 3 मार्कर में। ऊतकों का अध्ययन किसके नाम से जाना जाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हिस्टोलॉजी। उसमें सेल में बताया था मैंने, सेल में क्या बताया था? ये आपकी सेल हो गई
उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस को सूखने से बचाने के लिए, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा था, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या भरा था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और क्यों, इसका कार्य क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म का, इसको क्या, ठीक है, इसको क्या बोले हिंदी में, क्या बोले, केंद्र का द्रव जी। इसका कार्य क्या है, इसको सूखने से बचाना न्यूक्लियस को। और जो उसके बाद जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जी बॉडी हो गए, वैक्यूल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम हो गए, और क्या हो गया, उसके बाद क्या, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, वैक्यूल्स हो गए, गोल्जी बॉडी हो गए, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। इनके सब जो मीन्स इनमें क्या संतुलन बनाए रखना है। अगर इनको अपन, ठीक है, अगर इनके अंदर अपन जल नहीं भरेंगे तो अपन जब कमरा खाली कर देना, रूम शिफ्ट करते हैं, तो एक कट्टे में ले लेते, सामान पूरा भर देते हैं, वो एक दूसरे से टकराएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी से टकराएगा, गोल्जी बॉडी राइबोसोम से टकराएगा, राइबोसोम सेंट्रोसोम से टकराएगा। अर्थात इन सभी में संतुलन बनाए रखने के लिए इनके बीच में क्या भरा जाता है, तरल गाढ़ा पदार्थ भरा जाता है। उसी पदार्थ को अपन किसके नाम से जानते हैं, अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और उसके बाद क्या, साइटोप्लाज्म। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यूपीपीसीएस 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, यूपीपीसीएस 2017 प्रीलिम्स में, ठीक है, क्या पूछा है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इन दोनों के योग को अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है। अगर जीव द्रव्य 3 मार्कर में आ जाएगा तो क्या लिखना है, एक ऐसा द्रव्य जिससे मनुष्य का जीवन संभव है, या मनुष्य का जीवन जिसके ऊपर निर्भर है। और इसके में उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 95% तक। अब बताओ, जिस चीज में 95% तक बॉडी का जल पाया जा रहा है, वो तो जीवन के लिए अपना अनिवार्य तत्व है, ठीक है। जो सेल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्रोटोप्लाज्म। अगर इसके जल में 1% की कमी आती है, मीन्स 95% में से अगर 1% की कमी आ रही है तो अपने को प्यास लगेगी, और अगर 10% की कमी आ रही है तो अपनी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात सटला तो गैला, ठीक है। उसके बाद जो डायरिया होता है ना, डायरिया बच्चों को हो जाता है, उसमें भी 3 से 4% तक पानी की कमी आ जाती है। बच्चों की हालत आपके सामने देख लेते हो आप, क्या हो जाती है उनकी हालत, उल्टी दस्त होते हैं। और जो अकबर, ठीक है, अकबर हो गए, सांझा हो गए, इन सब की मृत्यु सब छोटों की इसी से हुई है, डायरिया ही से हुई है, सिकंदर की डायरिया ही से हुई है, ठीक है। इसलिए अपन देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए अपन देख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म अपने जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद अपन वापस अपने टॉपिक पे मीन्स लौट के आते हैं, कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं। ऊतक क्या होता है, ऊतक माने कोशिकाओं के समूह को ही सामान्यतः ऊतक की संज्ञा दी जाती है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे अपना शरीर है ना, ये शरीर देखो, पहले क्या है, सेल, फिर सेल का समूह ऊतक, ऊतकों से बनेंगे जी, ऊतक से क्या बनेगा, अपने अंग, ठीक, अंग से क्या बनेगा, अपना बिल्कुल शरीर। उसके बाद मानव की उसकी संकल्पना चरितार्थ होगी। जैसे अपन जैसे मकान बनाते हैं ना, इसको इस प्रकार समझ लो, जैसे मकान बनाया, ईंट ली, ईंट से क्या बना, दीवार, और दीवार से क्या बना, कमरा, और कमरा से क्या हुआ, मकान की संकल्पना मीन्स पूर्ण हुई, मकान। उसी प्रकार पहले अपन क्या लेंगे, सेल, उसके बाद सेल के बाद क्या है, टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेगा, आपकी बॉडी बनेगी, और बॉडी से क्या होगा, जो ह्यूमन, जो मानव की संकल्पना है वो पूर्ण होगी, ठीक है। चलते हैं अपन, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बताया इसमें। उसके बाद इसके प्रकार देखें, देखना, एक क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, एक क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू माने संयोजी ऊतक, एक ऐसा ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक क्या है, एक प्रकार का ऐसा ऊतक जो शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। संयोजी ऊतक अगर आपसे कोई पूछता है तो संयोजी ऊतक क्या है, एक ऐसा ऊतक जो शरीर के सभी अंगों को जोड़ने से क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। उत्तराखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है, क्या पूछा था कि, ठीक है, क्या पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के शरीर में, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस 2003 एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन सा है, रक्त है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है 2003 में उत्तराखंड पीसीएस में, क्या पूछा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन सा है, रक्त है, ये रक्त है, ब्लड है, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कनेक्टिंग टिश्यू कौन है मनुष्य के शरीर में, ब्लड है, रक्त है, यही अपने को जोड़ते रखते हुए रखता है। जैसे अपन लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ जाते हैं ना, एक पैर को दबा के एक पैर पे बैठ जाओ, घंटे भर बैठे रहो ना तो पैर में सुन्नपन आ जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो
ठीक है वहां पर क्या हो रहा था, जो उसके बाद रक्त का फ्लो हो रहा था या रक्त का संचार होता है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया। इसलिए रक्त मीन्स क्या, शरीर के सभी अंगों में समन्वय बनाना किसका कार्य है, रक्त का कार्य है। ठीक है, रक्त के अंदर एक बैगनी, ठीक है येलो मीन्स पीले रंग का क्या पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ को बोलते हैं लासिका, ठीक है, लिम्फ को क्या बोलते हैं, राशिका। और जो रक्त होता है ना, देखो इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे रक्त में, परंतु जो रक्त होता है ना, जो अस्थि मज्जा होती है ना, बोन मैरो, जो हड्डी होती है ना, बोन मैरो होती है ना हड्डी, उसके नीचे रक्त का निर्माण होता है। देखो उसके बाद देखो कितनी बड़ी विसंगति मानव की, कि जिस रक्त का निर्माण मनुष्य की हड्डी के नीचे हो रहा है, बावजूद भी रक्त हड्डी में नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो देखो अब मीन्स हड्डी में अगर रक्त नहीं पाया जा रहा है तो मनुष्य की जो हड्डी होती है मजबूत होती है, ठीक है, उनको आकार बढ़ता है, कहाँ से इतनी मजबूती मिलती है, अर्थात रक्त में पाए जाने वाले लिम्फ या लासिका से मनुष्य की हड्डी मजबूत होती है। और जब मनुष्य को पोलियो हो जाता है ना, पोलियो, तो उसमें क्या होता है, पोलियो का वायरस क्या है, इंट्रोवायरस। इंट्रोवायरस डायरेक्ट किसको अटैक करता है, जो उसके बाद ये आपका हाथ हो गया, ठीक है, इसमें खांचे बने हुए हैं, खांचे, इन खांचों के अंदर में क्या हो रहा है, रक्त फ्लो हो रहा है, रक्त फ्लो हो रहा है। इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, रक्त में क्या पाया जा रहा है, हड्डी में रक्त नहीं पाया जाता, हड्डी में रक्त के जो अंदर लिम्फ पाया जाता है, लासिका बोलते हैं इसको, लासिका, इसको क्या बोलते हैं, लासिका बोलते हैं। इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है इसका, ये पाया जाता है। ये हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, हड्डी को न्यूट्रॉन का कार्य करता है, ठीक है, और हड्डी के लिए प्रोटीन का कार्य करता है। तो जब हम, ठीक है, जब अपने को पोलियो वायरस हो जाता है ना, पोलियो, और वायरस कौन सा है पोलियो का, इंट्रोवायरस, इंट्रोवायरस होता है। तो इंट्रोवायरस क्या करता है, मनुष्य के डायरेक्ट जो लिम्फ, जो चेंबर बने ना, चेंबर, इनको अटैक करता है। अर्थात उसके बाद अगर देखना, ये है ना जो वायरस पोलियो का, इसने इंट्रोवायरस को अटैक किया, इंट्रोवायरस को अटैक किया तो ठीक है, जो अंदर चेंबर है उसमें क्या है, लिम्फ या लासिका है, जिनसे मजबूती हड्डी को मिल रही है। लिम्फ या लासिका से मजबूती किसको मिल रही है, हड्डी को मिल रही है। ठीक है, लिम्फ, ठीक है, लासिका से मजबूती किसको मिल रही है, हड्डी को मिल रही है। तो जो वायरस है वो क्या किया, लिम्फ को अटैक कर लिया। अब क्या होगा, ये लिम्फ और लासिका का निर्माण क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा या निर्माण बंद हो जाएगा। और जैसे ही निर्माण बंद हो जाएगा ना, तो हड्डी को मजबूती मिलना, ठीक है, कम हो जाएगा। और जैसे ही हड्डी का विकास नहीं होगा, हड्डी का विकास अवरुद्ध हो जाएगा या रुक जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा या विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, तो हड्डी आगे नहीं बढ़ेगी। जो शरीर मनुष्य का, उसके बाद आपने देखा होगा पोलियो निकल जाता है, उनका हाथ वहीं की वहीं लटका रह जाता है, पैर उनका वहीं, क्यों, क्योंकि अंदर क्या था, मीन्स इंट्रोवायरस था। इंट्रोवायरस ने किसको अटैक किया, लिम्फ को अटैक किया। लिम्फ ने क्या कर दिया, लिम्फ का विकास अवरुद्ध हो गया, तो जो हड्डियों को प्रोटीन विटामिन मिल रहा था वो बंद हो गया, इसलिए हड्डी का विकास भी बंद हो जाता है और मनुष्य का शरीर वहीं पर हमेशा संतुलित हो जाता है, उसका पूर्णतः विकास नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को अपन जब वायरस बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे, जब अपन और देखेंगे, रक्त फॉर्मेशन देखेंगे, जब भी देखेंगे। अभी तो अपन ने इसके हिसाब से देख लिया बस, टिश्यू के साथ। उसके बाद क्या है, न्यूरॉन टिश्यू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तंत्र का ऊतक। इससे क्या बना रहता है, मनुष्य का ब्रेन या मस्तिष्क बना रहता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, मनुष्य का ब्रेन और मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है, मस्कुलर टिश्यू, इससे क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। और मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। उसके बाद एक और तक कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। उसके बाद क्या है, एडिपोस टिश्यू, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे उपकला ऊतक। इससे क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। वसा बोले तो फैट, और फैट किसमें बताई जाएगी, एक बार रिवीजन करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताई थी मैंने। अंतः प्रदत्त जालिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो स्मूथ, एक रफ। जो स्मूथ वाली थी ना, वो किससे बनी थी, फैट से बनी थी। फैट महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा सर्दी मिस कैसे लगती, कम लगती है। स्किन थोड़ी कैसी रहती है, सॉफ्ट रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जो आज का टॉपिक था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ऊतक। ठीक है, इसको क्या था, ठीक है, हाँ जी, क्या छोटा सा टॉपिक है, ऊतक 2-5 मिनट का। ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 4 प्रकार का, कौन कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, न्यूरॉन टिश्यू होता है, एडिपोस टिश्यू होता है। ठीक है, और जो रक्त का निर्माण होता है ना, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, अस्थि मज्जा में होता है और बेन मैरो में होता है। अब बताओ कितनी बड़ी विसंगति है कि जिस रक्त का निर्माण मनुष्य की हड्डी के नीचे हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी रक्त हड्डी में नहीं पाया जाता है। रक्त को मजबूती कौन देता है, रक्त में पाए जाने वाला लिम्फ, हिंदी में बोलते हैं लासिका, उसका वो क्या होता है, कलर होता है येलो कलर, वो रक्त को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि हड्डियों में रक्त पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो हड्डियों को मजबूती कहां से मिलती है, हड्डियों का आकार क्यों बढ़ता है, क्यों, क्योंकि रक्त में पाए जाने वाला लिम्फ या लासिका मनुष्य के शरीर में चेंबर के रूप में पाया जाता है। वही मनुष्य की हड्डियों को, ठीक है, क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। और जब मनुष्य मीन्स क्या होता है, ठीक है, जब,
ठीक है। जब मनुष्य पोलियो वायरस से ग्रसित हो जाता है, इंट्रो वायरस होता है ना, वो डायरेक्ट अटैक करता है मनुष्य की चेम्बर को, जो लासिका है ना उनको अटैक करता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लासिका का विकास अवरुद्ध हो जाता है और जो हड्डी का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, इसलिए मनुष्य का विकास रुक जाता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज इसको खत्म कर रहा हूँ टिश्यू को। अगला टॉपिक ले रहा हूँ, उसके बाद तंत्र का ले रहा हूँ, अगला तंत्र का स्केलेटन मींस कंकाल ले रहा हूँ, ठीक है। एक एक हड्डी गिनेंगे अपन, जो 206 हड्डी है ना अपनी, एक एक हड्डी में आपको गिन के बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन ह्यूमरस है, रेडियम है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फ्लैंक्स है, एक एक हड्डी मनुष्य के शरीर की मैं आपको 206 नोट डाउन कराऊंगा यहीं, ठीक है।